हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस। स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूँ आपके 822 एचबी कोड के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को, जिसमें आपके 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं और कहे जाते हैं कि किन्हीं 3 क्वेश्चनों को हल करिए। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपके उन 6 क्वेश्चनों को हल करके दिखाऊंगा और स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को जितना से जितना हो सके हाई स्कूल के बच्चों के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किन्हीं 3 क्वेश्चनों को हल करिए और ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, वो कह रहा है कि वर्गों का क्षेत्रफल दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग कह रहा है कि 157 वर्ग है। 2 वर्ग है, उनके क्षेत्रफलों का वर्ग कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 है। यदि उनके परिमापों का योग कह रहा है कि वो क्या है, 68 है। उनके परिमापों का योग क्या है, 68 मीटर है। तो दोनों वर्गों की भुजा का माप ज्ञात करिए। आपसे पूछ रहा है कि उन दोनों वर्गों की भुजा का क्या-क्या माप है। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 2 वर्ग हैं। इस रूप में 2 वर्ग हैं और उनके मापों को आपसे क्या किया है? पूछा है। उनके मापों को आपसे पूछा है कि उनकी भुजा का माप कितना है। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 वर्ग हैं। हमने मान लिया इसकी भुजा है ए और वर्ग जो दूसरा है उसकी भुजा है बी। वर्ग की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स कि इनकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। इसलिए ये भुजा और ये भुजा चारों क्या होंगी? एक समान यानी ए मीटर की होंगी। उसी प्रकार जो हमारा दूसरा वर्ग है उसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी यानी बी की होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि क्वेश्चन में हमारे कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 157 है, यदि उनके परिमापों का योग 68 है। अगर पहले वर्ग को देखें, पहले वर्ग को अगर हम देख रहे हैं, वर्ग है ये 1 और ये है 2। अगर पहले वर्ग को देख रहे हैं तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा हमारा? परिमाप हो जाएगा पहले वर्ग का, किसी भी बहुभुज का परिमाप जो होता है उनकी सारी भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। तो अगर ये ए मीटर है तो इनकी चारी भुजाएं ए और ए यानी कि 4a यानी 4a मीटर होंगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये हमारा क्या है? ए मीटर है और ये क्या है? बी मीटर है। इसी प्रकार जो दूसरा वर्ग है हमारा, उसका परिमाप क्या हो जाएगा हमारा? उसका परिमाप हमारा हो जाएगा 4b हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कह रहा है कि इनके परिमापों का योगफल कितना दिया है? 68 दिया है। तो 4a प्लस 4b बराबर कितना होगा? 68। अगर इसमें से हम 4 कॉमन ले रहे हैं तो a प्लस b बराबर हो जाएगा हमारा 68। a प्लस b अगर हम निकालते हैं तो 4 इधर क्या है? मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड कर देगा, यानी कि 68/4 और ये बराबर हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 सते 28। यानी कि a प्लस b, ए प्लस बी आपका आ गया 17, हमारा समीकरण नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, हमारा समीकरण नंबर 1 ए प्लस बी बराबर आ गया 17। आगे कह रहा है कि इनके क्षेत्रफल का योग 157 वर्ग मीटर है। तो अगर इनका हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है कितना?
क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल होता है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। दूसरे वर्ग की अगर बात करें तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? उसकी भुजा है बी यानी बी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 157 यही दिया है आपका 157। इसे देखते हैं तो a प्लस बी के रूप में है ये। अगर इसे हल करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना हो जाएगा? 157। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बदलेंगे कुछ इस रूप में बदल सकते हैं हम। यहाँ से अगर a प्लस बी का मान हमारा कितना आया 17 तो रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17 का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना हो जाएगा 157। अगर इसे आगे हल करेंगे तो हम क्या करते हैं कि 2ab को पक्षांतर कर लेते हैं यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 157 और बराबर क्या हो जाएगा 2ab। 17 का स्क्वायर करना मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। 7 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 9 हासिल 4, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 7 एकम 7 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 7 दूना के 14 और 14 और 4 हमारा क्या हो गया 18 हासिल हो गई 1। अब इस 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 और हासिल 2 यानी 289 माइनस 157 बराबर क्या हो जाएगा 2ab। अगर ab का मान निकालें तो कितना हो गया 9 में से 7 जाएगा बचेगा 2, 8 में से 5 जाएगा बचेगा 3, 132। अगर ab का मान हम निकालें ये हो गया हमारा 2ab। अगर ab का मान निकालेंगे तो क्या आएगा ये हो जाएगा 132 और भागे 2, 2 से अगर भाग देंगे तो आएगा 66 बराबर ए बी। 66 बराबर ए बी। अगर ए का हम मान निकालते हैं तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 66 बटा बी। ए बराबर हमें मिल गया 66 बटा बी। अब इसका मान हम क्या कर रहे हैं समीकरण 1 में रख देते हैं। ए प्लस बी बराबर 17 में रख देते हैं और इसे हल कर देते हैं। अब ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ए का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 आया था ए प्लस बी बराबर 17। ए का मान रख देते हैं। ए का मान 66 बटा बी प्लस बी बराबर 17। अगर एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका 66 और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 17। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस 66 बटा 17 बी। इसे पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 17 बी प्लस 66 बराबर 0। ओके स्टूडेंट्स, इसे जब आगे हल करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या करना है कि 66 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पे कितना है 17। तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 11b माइनस 6b प्लस 66 बराबर 0। यहाँ से हम b का मन कर लेते हैं। b का मन करेंगे तो बचेगा b माइनस 11 और यहाँ से हम निकाल लेते हैं माइनस का 6 तो हो जाएगा b माइनस 11 बराबर 0। b माइनस 11 कॉमन करेंगे तो बचेगा b माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ किसी एक की वैल्यू क्या होगी 0। अगर रखते हैं b माइनस 11 बराबर 0 तो b बराबर हमारा क्या आएगा 11 यानी b का मान 11 हो सकता है। दूसरा अगर b माइनस 6 बराबर 0 रखते हैं
तो b बराबर हमारा आएगा 6। यानी b के कितने मान आ रहे हैं? b के हमारे 2 मान आ रहे हैं, या तो 6 या तो 11। अगर b का मान हम 11 ले रहे हैं तो a का मान क्या हो जाएगा? a का मान हो जाएगा हमारा, समीकरण 1 में अगर रखेंगे तो a का मान हो जाएगा 6। अगर b का मान 6 रख रहे हैं तो a का मान हो जाएगा 17। समीकरण 1 हमारा क्या था? a प्लस b बराबर 17 समीकरण 1 था। अगर b का मान 11 रखेंगे तो a का मान आएगा 6। अगर b का मान 6 रखेंगे तो a का मान आएगा 17। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अगर उनकी भुजा की बात करें तो या तो 6 या तो 11, या तो 11 या तो 6। ये 11 रहेगा स्टूडेंट, सॉरी। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में गति जो दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेता है। कितना समय अधिक लेता है? 1 घंटा। तो पूछ रहा है आपसे कि धारा की चाल ज्ञात करिए। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अनुसार नाव की चाल शांत जल में, नाव की चाल शांत जल में कितनी दिया है? तो दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मान रहे हैं धारा की चाल, धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? तो नाव की चाल हो जाएगी धारा की दिशा में, धारा के साथ, नाव की चाल धारा के साथ हमारी क्या हो जाएगी? 18 और प्लस धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। और वहीं अगर पूछेंगे कि नाव की चाल धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, अगर उल्टी दिशा में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा कि नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे तो आ जाएगा धारा के विपरीत उसकी चाल। ये हमें 2 मिल गया। स्टूडेंट्स, प्रश्न में हमारे कह रहा है कि जो विपरीत चल रहा है वो 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है धारा की दिशा में जाने में। कितने किलोमीटर की दूरी तय करना है? तो दूरी दिया है हमारी 24 किलोमीटर। दूरी दे दिया है कितना? 24 किलोमीटर दूर जा रहा है और 24 किलोमीटर दूर आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर पहली दशा में देखें धारा के साथ, धारा के साथ, तो उसे जाने में समय कितना लगेगा? दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, यही होगा उसका समय। तो यहाँ हो जाएगा दूरी 24 किलोमीटर और धारा के साथ उसकी चाल है 18 प्लस यस 18 प्लस एक्स किलोमीटर घंटा। अगर दूसरी ओर बात करें धारा के विपरीत उसे कितना समय लगेगा? तो यहाँ भी वही होगा दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है? 24 किलोमीटर और धारा के विपरीत उसकी चाल कितनी है? 18 माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, दोनों का हमारे पास क्या निकल गया? समय निकल गया। अब विपरीत दिशा में जो चल रहा है उसमें क्या ले रहा है कि 1 घंटा ज़्यादा का समय ले रहा है। तो ये जो समय ले रहा है इसमें से इस समय को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। यही हमारा प्रश्न कह रहा है। आइए इसको आगे हल करते हैं। तो प्रश्न के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार हो जाएगा 24 बटा 18 माइनस एक्स और माइनस 24 बटा 18 प्लस एक्स बराबर क्या होगा? 1 होगा।
ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में है। तो इसका जब गुणा करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24 मल्टीप्लाई 18 प्लस यक्स और माइनस 24 मल्टीप्लाई 18 माइनस एक्स बराबर क्या होगा, 1। ओके स्टूडेंट्स, इसे आगे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 24 गुणे 18 प्लस 24 एक्स और माइनस 24 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24 गुणे 18 और माइनस प्लस 24 एक्स और बटा में हो जाएगा आपका 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 24 गुणे 18 प्लस 24 एक्स माइनस 24 गुणे 18 प्लस 24 यक्स बराबर 18 का स्क्वायर कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 18 का स्क्वायर करेंगे 8 का स्क्वायर 64, 4 हासिल 6, 8 एकम 8 और 8 दूना के 16, 16 और 6 22, 2 हासिल 2, 1 का स्क्वायर 1 और हासिल 2 हमारी 3, यानी 18 का स्क्वायर 324 और माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखते हैं स्टूडेंट तो क्या होगा कि माइनस का 24 गुणे 18 और प्लस का 24 गुणे 18 ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं और कर देते हैं पक्षांतर। अगर पक्षांतर करेंगे यक्स को और 24 यक्स को इधर लाएँगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 24 यक्स प्लस 24 यक्स 48 एक्स और माइनस 324 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका करेंगे हम गुणनखंड और 324 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने और घटाने पे क्या है, 48 आए। तो स्टूडेंट्स, इसका जब गुणनखंड करेंगे तो हम पाएंगे 54 गुणे 6, 54 गुणे 6 करेंगे तो 324 आएगा। तो हमारा गुणनखंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 54 एक्स माइनस 324 बराबर 0। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम ले लेंगे x कॉमन, बचेगा x माइनस 6 और यहाँ से लेंगे प्लस का 54 कॉमन तो बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से लेंगे x माइनस 6 कॉमन तो बचेगा हमारा x प्लस 54 बराबर 0। अगर इसे देखते हैं तो दोनों में से किसी एक का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अगर रखते हैं x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर आएगा हमारा 6 और यदि x प्लस 54 बराबर रखते हैं 0 तो x बराबर हमारा क्या आएगा, माइनस का 54, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है कि यक्स हमने माना है कि धारा की चाल है। यक्स हमने क्या माना है? यक्स हमने माना है कि धारा की चाल है। अभी भी चाल क्या हो सकती है? माइनस में नहीं हो सकती है। तो इस हिसाब से यक्स का मान हम नेगेटिव नहीं लिख सकते हैं। यक्स का मान जब भी होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी धारा की चाल कितनी आएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की चाल धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक पेडस्टाल के शिखर पे 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी बिंदु से पेडस्टाल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि पेडस्टाल की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो स्टूडेंट्स, एक पेडस्टाल है,
एक ऊंचा स्थान है, उसके ऊंचाई पर क्या रखी है? एक मूर्ति रखी गई है, जिसकी लंबाई आपको दे दिया है 1.6 मीटर और कह रहा है कि धरातल के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर को देख रहा है, तो उन्नयन कोण 60 बन रहा है और जिस पेडस्टाल पर यानी जिस ऊंचाई पर मूर्ति रखी गई है, उसके शिखर को, उस पेडस्टाल के शिखर को देख रहा है, तो उन्नयन कोण हमारा 45 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि पेडस्टाल की ऊंचाई ज्ञात करिए कि वो कितना ऊंचा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पेडस्टाल है, इसके ऊंचाई पे क्या है? एक मूर्ति रखी गई है, 1.6 मीटर उसकी क्या है? ऊंचाई है, 1.6 मीटर और कह रहा है कि धरातल के एक बिंदु से इस मूर्ति के शिखर को देख रहा है, तो उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री, यानी ये कोण कितना है? 60 डिग्री का है और कह रहा है कि जो ये पेडस्टाल है, जिसके ऊपर मूर्ति रखी गई है, इसके उन्नयन कोण को देख रहा है, इसके शिखर को देख रहा है, इसी बिंदु से, तो इसका कोण बन रहा है 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। माना जो बिंदु है हमारा P है और पेडस्टाल जो है A, B और मूर्ति जो है उसका पॉइंट हम मान ले रहे हैं C। ओके स्टूडेंट, तो हम मान रहे हैं कि माना पेडस्टाल पेडस्टाल से बिंदु P बराबर x मीटर तथा पेडस्टाल, जो हमारा पेडस्टाल है, उसकी ऊंचाई मान ले रहे हैं, ऊंचाई बराबर h मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, हम मान ले रहे हैं कि इसकी लंबाई है x और इसकी ऊंचाई है h। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पाएंगे कि कोण BAP में tan 45 अंश, tan 45 अंश क्या होगा? AB बटा AP, AB बटा AP और बराबर क्या है? H बटा X। tan 45 अंश का मान रखेंगे, tan 45 अंश का मान होता है 1 बराबर क्या होगा? H बटा X, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो X बराबर क्या आएगा? H। समीकरण नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं दूसरे त्रिभुज को CAP, CAP में यहाँ देखेंगे तो tan 60 अंश का मान क्या होगा? AC बटा AP। AC हमारा क्या है? AB और BC है, AB प्लस BC और बटा क्या है? AP है। अगर यहाँ हम मान रखते हैं tan 60 अंश का, tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर में क्या हो जाएगा? AB, AB है आपका H और BC क्या है? BC का मान आपको दे दिया है 1.6 मीटर, यानी 1.6 और बटा AP हमने क्या लिखा? X लिखा। AP हमने X लिखा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें मिलेगा x√3 बराबर H प्लस 1.6। हमने पहले समीकरण से समीकरण 1 से x बराबर h रखने पर, x बराबर h रखने पर, चूंकि हमें क्या करना है? h का मान निकालना है, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे? h रखेंगे। x की जगह पे अगर हम h रखेंगे तो यहाँ हमें क्या रखना है? h, यानी h√3 बराबर क्या होगा? h प्लस 1.6, यही होगा। h को पक्षांतर कर लेते हैं, h√3 माइनस h बराबर 1.6, h कॉमन ले लेंगे तो बचेगा
3 माइनस 1 बराबर 1.6। h बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1.6 बटा अंडर रूट 3 माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, अंडर रूट नीचे नहीं रखते हैं तो क्या हो जाएगा? h बराबर इसके विलोम से हम क्या करेंगे? इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1.6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 प्लस 1 और बटा में क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 माइनस 1 और मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, यही होगा, मल्टीप्लाई करेंगे और इसका हल निकाल लेंगे। आइए इस क्वेश्चन को आगे हल करते हैं। इसे जब आगे हल करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिलेगा? h बराबर हो जाएगा 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 रूट 3 प्लस 1 और बटा में क्या हो जाएगा? 2। ओके स्टूडेंट्स, जब इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा h बराबर क्या हो जाएगा? 0.8 रूट 3 प्लस 0.8। इसे जब भाग देंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 0.8। यहाँ अंडर रूट 3 का मान रख के हम इसका मान निकाल सकते हैं और अगर ऑप्शन में नहीं कुछ दिया है तो हमारा क्या होगा? यही क्या हो जाएगा? आंसर। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया है कि अंडर रूट 3 का मान हमें क्या रखना है, तो स्टूडेंट्स ये भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स आपको अंडर रूट 3 का मान रख के क्वेश्चन को हल करना है तो आपके h का मान हो जाएगा h बराबर हो जाएगा 0.8 अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732 और प्लस में क्या हो जाएगा? 0.8। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 1.385 और प्लस में क्या हो जाएगा? 0.8 और जब इसे जोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 2.185 मीटर। यानी पेडस्टाल की ऊंचाई कितनी है? 2.18 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर स्टूडेंट्स आप चाहें तो इसे भी आंसर में लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे भी आंसर में लिख सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ भी आंसर में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने-सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक चौड़ी सड़क है। मान लीजिए कि इस प्रकार से एक चौड़ी सड़क है और चौड़ी सड़क के दोनों किनारे एक समान ऊंचाई के, एक समान मतलब दोनों की ऊंचाई कितनी है? बराबर 2 खंभे लगे हुए हैं और सड़क के किसी एक बिंदु से इन दोनों को क्या कर रहा है? देख रहा है। एक को देख रहा है तो कोण बन रहा है 60 डिग्री और दूसरे को देख रहा है इसी बिंदु से तो कोण बन रहा है 30 डिग्री। तो कह रहा है कि इन दोनों की ऊंचाई कितनी होगी और यह बिंदु है इन खंभों से कितनी दूरी पर स्थित है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो स्टूडेंट्स आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी क्या है? सड़क है और सड़क के दोनों किनारे समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। 80 मीटर सड़क की चौड़ाई और समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। मान लेते हैं कि इनकी ऊंचाई क्या है? h है और कह रहा है कि सड़क के किसी एक बिंदु से, सड़क का किसी एक बिंदु ये है, मान लेते हैं कि ये है P। कह रहा है कि इनके शिखर को देख रहा है, इन खंभे के, तो एक का उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री और दूसरे का उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री।
ये हो गया आपका 60 डिग्री और ये हो गया आपका 30 डिग्री। तो कह रहा है कि इन दोनों की ऊँचाई और इस बिंदु से यह बिंदु कितनी दूरी पर है, इस चीज़ को पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स हमने माना हम मान ले रहे हैं कि ये वाला पोल है ए और ये है बी। ओके स्टूडेंट्स, ये है पोल ए और ये है पोल बी। इनके बिंदुओं को मान ले रहे हैं, ये है यक्स और ये है वाई। इनके शिखर को मान ले रहे हैं यक्स और वाई। तो स्टूडेंट्स माना बिंदु पी पोल ए से एक्स मीटर दूरी पे है। मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या है? एक्स मीटर है। स्टूडेंट्स तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? अपने आप हो जाएगी 80 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं कि त्रिभुज एक्स ए पी, एक्स ए और पी में अगर देखते हैं तो tan 60 अंश, यहाँ tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा? हमने माना इसकी ऊंचाई h, h बराबर क्या हो जाएगा? x। tan 60 अंश का मान कितना होता है? होता है अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा? h बटा x। x रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा? h। समीकरण नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, वहीं दूसरी ओर देखेंगे कि वाई बी पी, त्रिभुज वाई बी और पी में यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? tan 30 अंश। tan 30 अंश का मान क्या हो जाएगा? वाई बी, यानी इसका मान हमने क्या माना है? h। h बराबर क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा रूट 3 बराबर हो जाएगा h बटा 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 80 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा h रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, h रूट 3। अगर h का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स बटा रूट 3। समीकरण 2। ओके स्टूडेंट्स, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं तो h बराबर यहाँ क्या है? 80 माइनस एक्स अंडर रूट 3 और यहाँ h बराबर क्या है? x अंडर रूट 3। यानी ये दोनों वैल्यू क्या है? बराबर है। यानी समीकरण 1 और 2 की अगर तुलना करते हैं, अगर इन दोनों की तुलना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? मिलेगा 80 माइनस एक्स रूट 3 बराबर क्या है? एक्स रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 80 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3। इसे जब आगे हल करेंगे स्टूडेंट्स तो मिलेगा 80 माइनस एक्स बराबर 3 एक्स। एक्स को पक्षांतर करेंगे स्टूडेंट्स तो आगे हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 4 एक्स बराबर क्या है? 80। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 20 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि x का मान कितना आया? 20। यानी पोल ए से जो बिंदु P है वो कितनी दूरी पे है? 20 मीटर की दूरी पे है। अगर ये 20 मीटर की दूरी से है तो P बिंदु से, तो पोल B से P की दूरी कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। 80 माइनस 60। अब इनकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इनकी ऊंचाई ज्ञात करनी है समीकरण 1 में x का मान रखने पर। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान रख देंगे। ये क्या है? 20 रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा? h। समीकरण 1 हमारा यही है। समीकरण 1 क्या है? x रूट 3 बराबर h।
x का मान रख दे रहे हैं 20, तो h बराबर आएगा 20√3। अगर इसे √3 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर 20 गुणे 1.732। आइए आपके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को चित्र में दर्शाई गई आकृति वाले ग्लास में जूस देता है। ये रहा आपका चित्र। कह रहा है कि बेलनाकार ग्लास का आंतरिक व्यास वो क्या है, 5 सेंटीमीटर, परंतु गिलास के निचले आधार यानी इस हिस्से में तल में एक उभरा हुआ अर्धगोला है, जिससे ग्लास की जो धारिता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, कम हो जाती है। यदि ग्लास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है ग्लास का आभासी धारिता और ग्लास की वास्तविक धारिता ज्ञात करिए। पाई का मान आपको रखने के लिए कह रहा है 3.14। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट्स, ग्लास का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी आपकी 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर, चूंकि ग्लास कुछ इस रूप में है और कह रहा है कि इसकी ऊंचाई, और कह रहा है कि इसमें एक गोला उभरा हुआ है, अर्धगोला। ये अर्धगोला है, ये क्या है, अर्धगोला है, ये पूरा क्या है, अर्धगोला है। ओके स्टूडेंट्स, इसकी ऊंचाई आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये अगर हिस्से की बात करें, अगर बस इस हिस्से की बात करें, तो इस हिस्से में यहाँ और यहाँ जूस आएगा, बाकी ये हिस्सा क्या रहेगा, अर्धगोला दिया हुआ है इस ग्लास में, तो इसमें इसकी धारिता तो नहीं आएगी, यानी इस धारिता को हम निकाल लेंगे तो हमें वास्तविक धारिता मिल जाएगी, और ग्लास की धारिता और इसी धारिता को जोड़ देंगे तो हमें आभासी धारिता मिल जाएगी। अगर इसकी त्रिज्या स्टूडेंट्स हमें मिल गई, इसकी त्रिज्या कितनी मिल गई, 2.5, यानी इस ऊंचाई में से अगर हम 2.5 घटा देंगे, 2.5 घटा देंगे तो ग्लास की हमें क्या मिलेगी, वास्तविक ऊंचाई मिल जाएगी। ग्लास की ऊंचाई बाहरी रूप से देखें तो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अगर आंतरिक रूप से देखें तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें निकालनी है इसकी धारिता। तो ये तो है आपका पूरा बेलन। अगर निकालते हैं बेलनाकार, बेलनाकार भाग का आयतन, अगर बेलनाकार भाग का आयतन निकालते हैं तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और जब इसे मान पुट करेंगे तो हो जाएगा पाई इंटू आर का मान 2.5, 2.5 इंटू 2.5, और इसकी ऊंचाई कितनी दिया है, 10। जब इसे हल करेंगे तो आएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई पाई, ये हो जाएगा आपका 62.5 गुणे पाई का मान रख देंगे 3.14। तो हमें क्या मिल जाएगी, ग्लास की आभासी धारिता मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, इस ग्लास की क्या हो गई,
पूरी धारिता होगी। अब हमें क्या करना है कि इस अर्धगोले की धारिता को अगर अगर इसमें से हम घटा देंगे तो इसकी मिल जाएगी वास्तविक धारिता। ये हमारी क्या है? आभासी धारिता है। ग्लास की आभासी धारिता। ग्लास की आभासी धारिता हो गई हमारी 96.25। अब वास्तविक धारिता निकालनी है। वास्तविक धारिता वास्तविक धारिता हमारी क्या हो जाएगी? इस धारिता में से हम अर्धगोले की धारिता को घटा देंगे। तो 196.25 माइनस अर्धगोले की धारिता। अर्धगोले का आयतन कितना होता है स्टूडेंट्स? वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब। ये हो जाएगी वास्तविक धारिता। इसका मान हम रख देंगे। ये हो जाएगा आपका 196.25 माइनस 2/3 पाई का मान रखना है 3.14 और आर कितना आया है? 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। इसे जब हल करेंगे तो आएगा 196 माइनस 25 माइनस 32.71। जब इसे हल करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर हो जाएगा 163.54। ये हो जाएगा हमारा उसकी वास्तविक धारिता। यानी ग्लास की वास्तविक धारिता 163.54 और ग्लास की आभासी धारिता 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आइए आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि साजिद को अपने जन्मदिन के उपहार में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। कह रहा है कि साजिद को उसके जन्मदिन पे एक लट्टू मिला उपहार में और उस पे रंगा हुआ नहीं था। वो लट्टू क्या था? सादा था। कह रहा है कि वह उसे अपने मोमिया रंगों से रंगना चाह रहा है। कहने का मतलब है, क्वेश्चन कह रहा है कि उसके पास मोमिया रंग की क्या है? पेंसिल्स है और उस पेंसिल से वो चाहता है अपने लट्टू को रंगना। कह रहा है कि लट्टू जो है एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास है वो कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आपको आगे एक चित्र दिया है। कह रहा है कि साजिश द्वारा किए जाने वाले जिन क्षेत्रफल पे वो क्या करेगा? रंग करेगा, उस क्षेत्रफल को आपको क्या कर रहा है? ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो स्टूडेंट्स आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ आपको लट्टू का फिगर दे दिया है। कह रहा है लट्टू की पूरी ऊँचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि इसका व्यास क्या है? 3.5 सेंटीमीटर। अगर इसकी त्रिज्या की बात करें, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? हो जाएगी 3.5/2। इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या r बराबर इतना। अगर त्रिज्या हो जाएगी यानी कि ये ऊँचाई भी कितनी हो जाएगी? 3.5/2। अगर बात करें बस इस ऊँचाई की, इस शंकु के इस ऊंचाई की अगर बात करें तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 3.25। साजिद को इसे रंगना है तो स्टूडेंट्स क्या करेगा? इसके बाहरी क्षेत्रफल को क्या करेगा? रंगेगा। तो अगर बात करें लट्टू के वक्र पृष्ठ की, वक्र पृष्ठ की, तो वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा? इसका जो गोला है यानी अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस में क्या हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठ। यही होगा स्टूडेंट्स। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। स्टूडेंट्स एल है यहाँ पे इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई।
अगर यल का हम मान निकालते हैं, तो शंकु की हमें त्रिज्या मिल गई, शंकु की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या मिल गई हमारे 1.75, यही क्या है 3.5/2 है। ओके स्टूडेंट्स, और शंकु की ऊंचाई ये हमें मिल गई 3.25 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, एल बराबर इसकी ऊंचाई प्लस इसका व्यास, यानी 3.25 का स्क्वायर प्लस 3.5/2 का स्क्वायर। इसे जब हल करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आएगा हमारा 3.7 समथिंग, 3.7 आएगा जब इसे हल करेंगे और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, यल का हमें मान निकल गया। अब हमें इन मानों पर, वक्र पृष्ठ के मानों पर रख देना है। तो स्टूडेंट्स, लट्टू का वक्र पृष्ठ, लट्टू का वक्र पृष्ठ बराबर आपका हो जाएगा 2 पाई r², यानी 2 पाई इंटू आर का मान कितना है, आर का मान है 3.5/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई r, पाई आर का मान कितना है 3.5/2, और यल का मान कितना आया है 3.7। ओके स्टूडेंट, इसे जब आगे हल करेंगे, तो जब इसे हल करेंगे तो हमारा आएगा 12.25/2 इंटू पाई, और प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12.95/2 पाई। ओके स्टूडेंट्स, जब इसे पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा, पाई का मान रख के अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 277.20, और बटा में क्या हो जाएगा 7, और जब 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा मान आएगा वक्र पृष्ठ का 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर लट्टू का क्षेत्रफल है, और उसी क्षेत्रफल को साजिद को क्या करना है, रखना है। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने आपको सॉल्व कराया दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के आते हैं, के सारे 6 क्वेश्चन, जिन क्वेश्चनों में से आपको 3 क्वेश्चन ही क्या करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।